Good evening, dear students. So, let us now talk about the concluding part of our discussion on Hegel, right? In the last two lectures, which I have already delivered to you, and I have also sent the lecture videos through your WhatsApp group. I hope you have gone through the lectures which I have already given to you. Now today we shall be delivering the concluding lecture on Hegel's concept of the state and civil society. Okay. तो अब तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा उससे कुछ पॉइंट्स क्लियर है कि हेगल आखिर चाहते क्या थे. He wanted to establish a strong, powerful, sovereign state, that state against which no individual will anyway raise their voice of objection. All individuals will respect the state, its integrity, its sovereignty as responsible citizens if they want to enjoy a life full of freedoms and rights. अगर इंसान को अपने अधिकार और अपने फ्रीडम को अच्छी तरह एंजॉय करना है तो उसके लिए ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल सॉवरेन स्टेट एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स टू ओबे द स्टेट. तो स्टेट को उन्होंने क्या कहा था? द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ. राष्ट्र जैसे कि ईश्वर का ही एक प्रतिनिधि स्वरूप इंसान को शासन करने आया है. तो इट वॉज़ अ मेटाफिज़िकल कॉन्सेप्ट, मतलब इसका ताल्लुका थोड़ा बहुत सुपरनैचुरल चीज़ों से था. इट वॉज़ एन ऑर्गेनिक थियोरी, जहाँ पे राष्ट्र को एक ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन के तौर पे दिखाया गया है, वेयर द स्टेट इज़ जस्ट लाइक अ लिविंग ह्यूमन बीइंग. एंड फाइनली दिस इज़ एन आइडियल थियोरी ऑफ द स्टेट, जहाँ पे राष्ट्र को एक आदर्श, एक आइडियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे दिखाया गया है. तो चलिए आज के लेक्चर में हम जिस विषय पर रोशनी डालेंगे वो है ऑब्लिगेशन वर्सेस रेजिस्टेंस टू द स्टेट. ओके, ऑब्लिगेशन वर्सेस रेजिस्टेंस टू द स्टेट. तो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? जब इंडिविजुअल राष्ट्रीय अथॉरिटी के प्रति ऑब्लिगेटेड रहते हैं, राष्ट्र उनसे जो कुछ भी करने के लिए कहता है वो करता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्लिगेशन. और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जब इंडिविजुअल्स राष्ट्रीय अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी के खिलाफ कुछ कहता है, प्रतिवाद करता है या फिर स्टेट अथॉरिटी के खिलाफ इनकिलाब करता है, तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस. तो देखिए हेगल ने अपने थियोरी में और हकीकत में भी कभी भी इंडिविजुअल नागरिकों का राइट टू रेजिस्टेंस को स्वीकार नहीं किया था. हेगल ने क्या कहा था कि राष्ट्र एक ऐसा संस्था है जिसको मानने से ही, जिसके अथॉरिटी को हमेशा मान के चलने से ही इंसान को अपने सारी अधिकार और अपना फ्रीडम्स मिलेगा. तो इंडिविजुअल नागरिकों को कोई हक नहीं कि वो राष्ट्रीय अथॉरिटी के खिलाफ कुछ कहे या फिर कुछ करे. So in short, Hegel did not recognize the right to resistance against the authority of the state. As far as the individual's right to resistance is concerned, Hegel never recognized individuals' right to resistance against the authority of the state. यानी कि राष्ट्र जो कुछ भी कह रहा है, इंडिविजुअल नागरिक अगर उसे मान के चलेगा तभी उसका पर्सनालिटी का फुलेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट होगा. वो अपना सभी फ्रीडम्स, अपना सभी राइट्स को एंजॉय कर पाएगा. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज why should not the individual resist the authority of the state? इंडिविजुअल नागरिक क्यों
राष्ट्रीय अथॉरिटी को कभी रेजिस्ट नहीं करेगा। इसकी वजह क्या है? वही स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी गॉड के तुरंत बाद अगर कोई है तो वो है राष्ट्र। तो राष्ट्र के खिलाफ जाने का मतलब है गॉड के खिलाफ जाने का समान। इसलिए नागरिकों का कर्तव्य ये है कि वो राष्ट्र के खिलाफ कभी भी ना जाए। यहाँ पर फिर से हमें वो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट याद रखना है जहाँ पे हेगल विश्व ब्रह्मांड में रहने वाला एक स्पिरिट, एक परमात्मा की बात कर रहे हैं। वो स्पिरिट वक्त के साथ साथ अपने आप को डिवेलप कर रहा है और वो स्पिरिट अपना फुलेस्ट पॉसिबल डिवेलपमेंट तभी हासिल करता है जब राष्ट्र बन जाता है। फैमिली और सिविल सोसाइटी के बीच डायलेक्टिकल प्रोसेस ख़त्म होती है। फैमिली और सिविल सोसाइटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होता है और राष्ट्र पैदा होता है। तो जब राष्ट्र पैदा हो रहा है उस वक्त ये स्पिरिट जो पूरे यूनिवर्स में है वो स्पिरिट अपना बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ऐसे राष्ट्र जो एक यूनिवर्सल स्पिरिट का फुलेस्ट पॉसिबल और बेस्ट डेवलपमेंट के स्टेज पे आया है, ऐसा स्टेट कभी भी इंडिविजुअल का बुराई नहीं चाहेगी। तो the state can never act against the interest of the individual. Just because the state represents the universal will, that is the will of doing good for each and every member of the society, the state can never act against the interest of the state, against the interest of the individuals. Rather, the state represents the universal will, that is the will which acts as the beneficiary force of all the individuals residing within the state. तो अगर एक इंडिविजुअल नागरिक इंडिविजुअल विल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक इंडिविजुअल नागरिक का विल क्या है? जो सिर्फ उसकी अपना स्वार्थ और अपना भलाई को देखना जानती है। लेकिन एक यूनिवर्सल विल जो राष्ट्र रिप्रेजेंट करता है, वो यूनिवर्सल विल आखिर सब की भलाई चाहती है। ओके, तो राष्ट्र जो कि यूनिवर्सल विल को रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा अपने नागरिकों के अधिकार और पर्सनालिटी का विकास चाहती है और विकास के लिए काम भी करती है। तो ऐसे राष्ट्र के खिलाफ नागरिकों को कभी भी कोई रेजिस्टेंस या प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। ओके, that is why Hegel never recognized the right to resistance of an individual against the authority of the state. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट वो है स्टेट जो कि एक आइडियल इंस्टीट्यूशन है, वो एक एंड इन इटसेल्फ। The state is an end in itself and not a means to an end. इसका क्या मतलब है? राष्ट्र खुद ही एक मकसद है, एक एंड है, एक गोल है और हर किसी नागरिक का जीवन का यही मकसद होता है कि वो एक अच्छे राष्ट्र की नागरिक बनकर रहे। तो स्टेट कैन नेवर बी ए मीन्स टू एन एंड। राष्ट्र कोई हथियार नहीं जिसको इस्तेमाल करके इंडिविजुअल दूसरा किसी मकसद को हासिल करने चलेगा, बल्कि राष्ट्र खुद ही एक गोल है, एक मकसद है जिसको हासिल करने के लिए ये जो स्पिरिट है विश्व ब्रह्मांड में, यूनिवर्सल स्पिरिट, वो अपने आप को डिवेलप किए जा रहे हैं। तो स्पिरिट अपने आप को क्यों डिवेलप कर रही है? क्योंकि स्पिरिट चाहती है कि राष्ट्र बने, तभी उसका स्पिरिट जो है उसका
फुलेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट होगा। और ठीक उसी तरह हर एक नागरिक की ज़िंदगी की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, मकसद ये है कि उसे राष्ट्र हासिल हो जाए, क्योंकि राष्ट्र ही नागरिकों की पर्सनैलिटी और अधिकारों को सही मायने में सुरक्षित रख सकता है। इसीलिए कहा जाता है हेगल्स स्टेट इज नॉट a means to an end but it is an end in itself, right? तो यहाँ से जो क्रिटिसिज्म आया है, मैंने पहले भी कहा था कि हेगल ने स्टेट को एक आइडियल इंस्टीट्यूशन बनाकर, इक्विवेलेंट टू गॉड बताकर और राष्ट्र को सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन एक इंस्टीट्यूशन बनाकर आखिर में राष्ट्र को एब्सोल्यूटिस्ट और टोटलिटेरियन बना दिया, जहाँ पर इंडिविजुअल की इच्छा, उसकी मर्जी, उसका हक बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट बन गया और राष्ट्र का हक, राष्ट्र का अथॉरिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया, जहाँ से अगले दिनों के नाज़ी जर्मनी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट अथॉरिटी को ही मान्यता मिलती थी, इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम्स को कोई मान्यता नहीं मिलती थी, ऐसे कुछ थियोरीज, नाज़िज़्म और इटली में फाशिज़्म जैसे थियोरीज पैदा हुआ। लेकिन ये हेगल की थ्योरी की नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हेगलियन थ्योरी का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था। और वो क्या? आप सब सेमेस्टर 1 में पढ़ के आए हैं कि हेगल ने राष्ट्र थ्योरी बनाते वक्त अपना जो डायलेक्टिक्स का प्रोसेस, डायलेक्टिक्स का मेथड हमको बताया था, उसके द्वारा बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स अगले दिनों में काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, जिसमें से मार्क्स एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत है। कार्ल मार्क्स हेगल की डायलेक्टिक्स द्वारा प्रभावित हुए थे और उन्होंने डायलेक्टिक्स को इस्तेमाल करके, मटेरियलिज्म में डायलेक्टिक्स को इस्तेमाल करके डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बनाया था। तो ये हेगल का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। हेगल एक जाने माने और मशहूर स्कॉलर थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनका ज्ञान बहुत था। एज अ थियोरिटिशियन, एज अ स्कॉलर, उनके सोच, उनके विचार, इस पर कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन जहाँ सवाल आता है कि जो थियोरी ऑफ द स्टेट, जो थियोरी उन्होंने बनाया, उसका क्या इम्पैक्ट था अगले दिनों के यूरोप और जर्मनी की पॉलिटिकल थिंकिंग में, तो तब आपका जवाब होगा कि जो थियोरी हेगल ने बनाया, आइडियलिस्ट थियोरी ऑफ द स्टेट, इसे आप भाववाद भी बोल सकते हैं, आदर्शवाद भी बोल सकते हैं। ये जो आदर्शवादी राष्ट्र तत्व हेगल ने बनाया, इसका काफ़ी मिसयूज़ हुआ था यूरोप में, खास करके जर्मनी में और इटली में, जिस वजह से हेगल की थियोरी ऑफ द स्टेट ने एक एब्सोल्यूटिस्ट राष्ट्र को पैदा किया, जहां स्टेट अथॉरिटी की बहुत ज़्यादा महत्व की वजह से इंडिविजुअल नागरिकों की हक और अधिकार काफ़ी डिस्टर्ब्ड हुआ था। ओके, तो ये है हमारा डिस्कशन ऑन हेगल्स थियोरी ऑफ सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट। सिविल सोसाइटी क्या है? वो इंस्टीट्यूशन जहाँ इंसान फैमिली के बाहर आकर कदम रखा, क्योंकि फैमिली उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने में काफ़ी नहीं हो रहा था, तो फैमिली के बाहर सिविल सोसाइटी में आकर लोग अपने चाहत और ज़रूरतों को पूरा करना चाहा। लेकिन धीरे धीरे सिविल सोसाइटी भी लोगों की ज़रूरत पूरा करने में असमर्थ हो गए, जिस वजह से सिविल सोसाइटी की कमियों की वजह से ही राष्ट्र को पैदा होना पड़ा। तो
सिविल सोसाइटी और फैमिली के बीच डायलेक्टिक्स, जिसको आप थीसिस और एंटीथेसिस के बीच डायलेक्टिक्स बोल सकते हैं, और इसी से पैदा हो रहा है स्टेट यानी कि सिंथेसिस, जो सिविल सोसाइटी और फैमिली की अच्छे गुण, अच्छे क्वालिटीज़ को लेकर बना है, और ये एक आइडियल इंस्टीट्यूशन है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अब तक समझ में आ गया है हेगल का थियरी ऑफ स्टेट और सिविल सोसाइटी क्या है। अगले क्लास में हम अपने अगला पेपर, जो कि हमारा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पेपर है, वहाँ से एक चैप्टर को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राइट। तो अगले क्लास में हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में बात करेंगे, और उसके ऊपर नोट मैं आपको मेल करके भेज दूँगी। आप लोग प्लीज़ अपना मेल और व्हाट्सएप रोज़ाना चेक कर लीजिए। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।